राजस्थान वीडियो की क्लास में आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है उसका नाम है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन। देखिए, इस चैप्टर में से मैंने आपको आधा पार्ट पहले ऑलरेडी करवा दिया है, वो है आपका वन्य जीवन एवं उनका संरक्षण। क्योंकि आपके ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में वन्य जीव एवं उनका संरक्षण एक अलग से चैप्टर लगता है, तो मैंने आपको वो चैप्टर करवा दिया है। हमारे जिन विद्यार्थियों ने उस चैप्टर को जाकर नहीं देखा है वो इस चैप्टर को जाकर देख सकता है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब जो इस चैप्टर का बकाया पार्ट है भारत का पारिस्थितिकी या फिर भारत का पारितंत्र, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, आपको पता ही है। अब देखिए, जो भारत का पारिस्थितिकी या पारितंत्र है ना, ये चैप्टर काफी लंबा, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपको ये चैप्टर पूरा करवाएंगे। ठीक है ना, बस इसके बदले में आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यदि आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो हम आपकी समस्याओं को इसी तरह से समाधान करते रहेंगे। ठीक है ना, देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं, वो बार बार मेरे लिए मैसेज करते हैं कि आप पीडीएफ नहीं डालते, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का जो अंतिम पार्ट आएगा ना, उस अंतिम पार्ट में सारे पार्टों की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, देखिए, चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक परिभाषा के साथ, और परिभाषा है आपके पारितंत्र की यानी कि इकोसिस्टम की। देखिए, परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, जैविक एवं अजैविक तत्वों का एक संतुलित समूह। कैसा समूह? संतुलित समूह क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है, यानी कि इकोसिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम शब्द की। देखिए, इकोसिस्टम जो शब्द था ना, ये सबसे पहले विद्वान ईजी टेस्ले ने दिया था। किसने दिया था? विद्वान ईजी टेस्ले ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं पारितंत्र के घटकों की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है विद्वान ओडम के अनुसार पारितंत्र के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। अब दो घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका जैविक घटक और एक होता है आपका अजैविक घटक। अब देखिए, एक घटक के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जैविक घटक की। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जीव जंतु प्लस वनस्पति और प्लस सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है और इनको भी तीन भागों में आगे विभाजित किया गया है। देखिए, किस किस को सम्मिलित किया गया है? एक तो आपके जीव जंतु यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उनको, साथ में आपके पेड़ पौधे प्लस वनस्पतियों को, और साथ में आपके सूक्ष्म जीवों को। देखिए, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो किसी अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित करके छोटे छोटे कणों में या फिर मृदा में बदल देते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। आगे बात करते हैं जैविक घटकों के प्रकारों की, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रकार। उसका जो पहला प्रकार है उसका नाम है स्वपोषी जैविक घटक। कौन सा है? स्वपोषी जैविक घटक। देखिए, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है क्लोरोफिल युक्त हरे पादप स्वपोषी कहलाते हैं, यानी कि आपके जितने भी पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियां हैं ना, सारी की सारी वनस्पतियां या फिर सारे के सारे पेड़ पौधे आपके क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और इन स्वपोषियों को और क्या कहते हैं? इन स्वपोषियों को हम उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं विषमपोषी की या फिर उपभोक्ताओं की। जो आपके विषमपोषी होते हैं ना, उनको तो हम बोलते हैं उपभोक्ता, और आपके जो स्वपोषी होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं उत्पादक। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो देखिए, विषमपोषी उपभोक्ता की यदि हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत लिखा ये जीवधारी भोजन के लिए पादप तथा अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है कि ये कैसे होते हैं? जीवधारी होते हैं, और साथ में किस किस पर निर्भर करते हैं? पादपों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, और अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, जो आपके शाकाहारी जंतु होते हैं वो तो आपके पादपों पर निर्भर करते हैं, और जो आपके मांसाहारी जीव जंतु होते हैं ना, वो आपके अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि हम बात करें गाय और भैंसों की, तो ये किस पर निर्भर होंगे? पादपों पर। ठीक है ना, यदि हम बात करें शेर, चीता और बाज की, तो ये किस पर निर्भर होते हैं? अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, इसके अंतर्गत और क्या लिखा हुआ है, ये उपभोक्ता अपना भोजन जीवित पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और उपभोक्ता या विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि आपके जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपभोक्ता? इसके अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, आगे बात करते हैं इसके अगले प्रकार की, यानी कि तीसरे प्रकार की, और तीसरा प्रकार है इसका अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव। देखिए, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जो मृत पौधे या फिर जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके अगले घटक की, यानी कि दूसरे नंबर के घटक की, और उसका नाम है अजैविक घटक। ठीक है ना, यदि हम बात करें पहले नंबर के घटक की, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जैविक घटक। और यदि हम बात करें जैविक घटक के प्रकार की, तो जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया था? तीन भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक तो थे आपके स्वपोषी, और एक थे आपके विषमपोषी, और तीसरा जो था वो था आपका अपघटक। ठीक है ना, अब देखिए, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक और साथ में जलवायु को सम्मिलित किया गया है। आगे हम बात करें अकार्बनिक पदार्थ की और कार्बनिक पदार्थ की और जलवायु की, तो देखिए, मैंने आपके लिए एक एक पॉइंट इसमें लिखा रखा है। यदि हम बात करें आपके अकार्बनिक पदार्थों की, तो इसके अंतर्गत आते हैं मृदा, जल, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन, और बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा ही नहीं, वो सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत। अब देखते हैं कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। और जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ताप, प्रकाश, वर्षा, पवन, आर्द्रता, ये सारी की सारी आपकी कैसी होती है? जलवायु होती है। ठीक है ना, अब देखिए, इसके अंतर्गत मैंने आपको एक पॉइंट और लिखा रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि विविधता की दृष्टि से भारत में लगभग 45,000 किस्म के तो पौधे देखने को मिलते हैं, और लगभग 80,000 किस्म के जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
यानी कि हम बात करें जैव विविधता की दृष्टि से, तो जैव विविधता की दृष्टि से आपके भारत में 45,000 किस्म के पौधे और लगभग 80,000 किस्म के क्या मिलते हैं, जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार ने पौधे तथा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 12 जीव मंडल आरक्षित स्थल घोषित किए हैं। देखिए आपके लिए मैंने जितने भी 12 देखिए आपके लिए मैंने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और आपके मृग वन हुए, ये सारे के सारे आपको मैंने करवा दिए हैं। जब आपको वन्य जीव एवं उनका संरक्षण वाला चैप्टर करवाया था ना, तो मैंने आपको ये सारे के सारे उसमें करवाए थे। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैप्टर को जाकर नहीं देखा है तो उस चैप्टर को जाकर देख सकता है। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं पारितंत्र के प्रकारों की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है भारत के पारितंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन से भाग हैं। तो देखिए इसमें पहला भाग है आपका नम प्रदेश, दूसरा है मैग्रोव वनस्पति और तीसरा है आपका कोरल चट्टान। ठीक है ना। अब एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नम प्रदेश। देखिए नम प्रदेश की यदि हम बात करें तो नम क्षेत्र के अंतर्गत भारत के कौन कौन से क्षेत्र यानी कि कौन कौन से जो एरिया हैं जो नम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वह है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, और एक आपका इम्फाल यानी कि मणिपुर वाला क्षेत्र, और एक आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो आपकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना वाला क्षेत्र या फिर आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, वो सारा का सारा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? नम प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है नम क्षेत्रों में अधिकतर नदियों वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। कैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है? नदियों वाले क्षेत्रों को। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों में नदियां सर्वाधिक प्रवाहित होती हैं तो उनकी जो भूमि होती है ना वो नम हो जाती है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को किस में सम्मिलित किया जाता है? नम क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है नम प्रदेशों को रामसर साइट के तहत संरक्षित किया जाता है। किसके तहत? रामसर साइट के तहत संरक्षित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली रामसर साइटों की। ठीक है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत एक तो है आपकी केलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपकी सवर झील, यानी कि कुल मिलाकर के राजस्थान में 2 रामसर साइट स्थल हैं। कितने हैं? 2 स्थल हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने आपके लिए नोट में रामसर साइट के बारे में लिखा रहा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं है कि रामसर साइट क्या होती है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि ये वे आर्द्र भूमि हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त होता है। कैसा महत्व? अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यानी कि ऐसी भूमि जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। किसके अंतर्गत आती है? रामसर साइट के अंतर्गत आती है। अब देखिए रामसर साइट होती क्या है। ईरान के रामसर शहर में विश्व के आर्द्र भूमियों की स्थायी उपयोग एवं संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है ना। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको रामसर स्थल संधि कहा जाता है। देखिए इस चीज़ को समझिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जो ईरान देश था ना, उसका एक शहर था जिसका नाम था रामसर। इस रामसर शहर में यूनेस्को ने क्या किया, जितने भी अन्य देश हैं जिनमें आर्द्र भूमि देखने को मिलती है, तो उन सभी अन्य देशों के जो अपने मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति थे उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद उनके समक्ष आर्द्र भूमि को लेकर के यानी कि आर्द्र भूमि के संबंध में एक हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर क्या था? हस्ताक्षर यह था कि आपकी जितनी भी आर्द्र भूमि है उनका उपयोग आप ही करोगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको उनका संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना उसको संतुलित बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करना और उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की एक संधि की गई थी ताकि जो आपका आर्द्र भूमि युक्त जितने भी क्षेत्र है उनको संतुलित या फिर उनको सुरक्षित रखा जाए। तो इस प्रकार की संधि को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की संधि को रामसर स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है ना। इसी संधि के बारे में कहा गया है। देखिए यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को के बारे में मैंने आगे इसमें लिखा रखा है। तो यूनेस्को के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि संधि पनपी कब थी। तो ये संधि लगभग 1975 में अस्तित्व में आई थी। कब अस्तित्व में आई थी ये संधि? लगभग 1975 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है ना। देखिए यूनेस्को की यदि हम बात करें तो यूनेस्को के बारे में मैंने आपको लिखा रखा है कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है। आगे बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पेरिस में। यदि हम बात करें इसके अन्य मुख्यालयों की तो लगभग 50 देशों में, कितने देशों में? लगभग 50 देशों में इसकी जो है अन्य मुख्यालय लगभग चालू है, यानी कि वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है। आगे बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि यह संयुक्त राष्ट्र की क्या है? विशेष एजेंसी है। क्या है? एक विशेष एजेंसी है जो किसके ऊपर काम करती है? ये शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के ऊपर काम करती है। आप ऐसा समझ लीजिए आपके जितने भी शैक्षिक मुद्दे होते हैं या फिर वैज्ञानिक मुद्दे होते हैं या फिर सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर काम करती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम इसके एक और प्रकार की, और इसका जो अगला प्रकार है उसका नाम है मैग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है ये क्षेत्र मुख्यतः उष्ण एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उपस्थित होता है। यदि हम बात करें भारत में तो भारत में कहाँ पर पाया जाता है? यह भारत में लगभग समुद्र तटरेखाओं पर अत्यधिक मात्रा में फैला हुआ है। आगे इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन पौधों में वीवी पेरी का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। किसका गुण पाया जाता है? वीवी पेरी का गुण पाया जाता है। देखिए वीवी पेरी का गुण होता क्या है? जिसमें बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है, वो गुण क्या कहलाता है? वीवी पेरी का गुण कहलाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो बीज होता है ना वो आपके फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख मैग्रोव क्षेत्रों की। तो देखिए भारत के प्रमुख मैग्रोव क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है सुंदरवन डेल्टा,
तीसरा है गोदावरी डेल्टा और चौथा है आपका कच्छ की खाड़ी, यानी कि इन क्षेत्रों में आपकी सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, और इसका जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है कोरल चट्टानें, यानी कि प्रवाल भित्ति वाली चट्टानें। देखिए ये जो कोरल चट्टानें होती है ना, ये वही प्रवाल भित्ति वाली चट्टानें होती है जो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में करवाई थी। लेकिन अंतर इतना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको विश्व की सबसे बड़ी कोरल चट्टान यानी कि प्रवाल भित्ति वाली चट्टान करवाई थी, जिसका नाम क्या था बताइए? जिसका नाम था ग्रेट बैरियर रीफ। क्या था? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। देखिए आपके इकोसिस्टम के यानी कि पारितंत्र के प्रकार तो होते खत्म, यानी कि आपके जितने भी प्रकार थे, 3 प्रकार थे आपके, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, बता दिए हैं। और आपके जितने भी जैविक घटक एवं अजैविक घटक थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपके जो प्रकारों वाला सिलसिला था वो तो हो गया खत्म। अब शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, और नए टॉपिक का नाम है खाद्य श्रृंखला। देखिए खाद्य श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2-4 पॉइंट आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो करवा दिए, क्योंकि उनका आपकी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ है पादपों के द्वारा एकत्रित ऊर्जा को आहार के रूप में विभिन्न जीवों को प्रदान करना खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पादप किससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जब पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर लेते तो वो किस में विद्यमान होती है? पादपों में विद्यमान होती है। जब पादपों को कोई अन्य जीव जंतु या फिर मानव खाता है तो वो ऊर्जा किस में ट्रांसफर हो जाती है? जीव जंतु या फिर मानवों में ट्रांसफर हो जाती है। तो यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है ना, यही है इसका कहने का मतलब। आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के चरणों। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में लगभग 3 से लेकर के 4 कड़ी होती हैं, यानी कि कितनी कड़ी होती हैं? 3-4 कड़ी होती हैं। जो कौन कौन सी कड़ी होती है? आपकी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से ये सारी की सारी आपकी कड़ी होती हैं। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक कड़ी को पोषक स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक स्तर कहते हैं। तो इस तरह से आपका खाद्य श्रृंखला वाला टॉपिक तो हो जाता है खत्म। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए करवाया नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पारितंत्र से जुड़े कुछ प्रमुख आंदोलन की, यानी कि पारितंत्र को लेकर के कुछ प्रमुख आंदोलन किए गए थे, उन आंदोलनों को देख लेते हैं एक दृष्टि से। सबसे पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। देखिए चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में चमोली जिले के गोपेश्वर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? चमोली जिले के गोपेश्वर गांव से। अब देखिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने तथा चंडी प्रसाद ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद ने। अब देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था उत्तराखंड में वृक्षों की गैरकानूनी कटाई पर रोक लगाना। उत्तराखंड में जो वृक्षों की कटाई हो रही थी वो गैरकानूनी तरीके से हो रही थी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वृक्षों की अनाधुंध कटाई हो रही थी। तो वृक्षों की इस प्रकार से अनाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद के नेतृत्व में क्या किया गया? आंदोलन किया गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अगले आंदोलन की। अगला आंदोलन है इसका एपीको आंदोलन। देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि यह आंदोलन कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में किया गया था। यदि बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वही था, वृक्षों की अनाधुंध कटाई को रोकना, यानी कि वृक्षों की गैरकानूनी कटाई को रोकना। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन था वो चिपको आंदोलन से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? चिपको आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है। अगला आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है नर्मदा नदी पर ऊंचे बांध बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने 1985 में, कब? 1985 में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, यानी कि नर्मदा नदी पर ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जा रहे थे, साथ में वृक्षों की कटाई भी की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? क्योंकि यदि आप बांध बनाओगे तो बांध बनाने के लिए आपको क्षेत्र चाहिए, तो इसलिए वृक्षों की कटाई की जा रही थी। और उसका पानी का जो भाव क्षेत्र था नर्मदा नदी का, उसको कम किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो नर्मदा नदी के चारों ओर का जो पर्यावरणीय क्षेत्र था, यानी कि जो उसका परितंत्र था, वो संतुलित नहीं था, यानी कि असंतुलित हो रहा था, डगमगाने की स्थिति में था। तो इस प्रकार इस दृष्टि को देखते हुए, इस हानि को देखते हुए जो गाँव के स्थानीय लोग थे उन्होंने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया था। किसके नेतृत्व में किया था उन्होंने आंदोलन? उन्होंने मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले आंदोलन की। तो अगला आंदोलन है आपका पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। देखिए पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन क्यों किया गया था और कहाँ किया गया था? यह गोवा में शुरू किया गया था। और इसको किसने शुरू किया था? इसको पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया था। गोवा में एक पार्टी चलती है, यानी कि जो एक राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है पीपुल्स पार्टी, तो इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत एक नारा दिया गया था, उस नारे का नाम क्या था? उस नारे का नाम था जंगल बचाओ मानव बचाओ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यानी कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन में दिया गया नारा कौन सा था? तो कौन सा था? जंगल बचाओ मानव बचाओ, इसके अंतर्गत एक नारा दिया गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अगले आंदोलन की। इसका अगला आंदोलन है मैत्री आंदोलन। देखिए मैत्री आंदोलन कब किया गया था? ये 1995 में किया गया था, कल्याण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? कल्याण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और कहां पर किया गया था? ये उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है ना। देखिए इस आंदोलन का एक रोचक तथ्य है। देखिए वो तथ्य कौन सा है? वो तथ्य यह है कि इस आंदोलन के अंतर्गत यह बात निर्धारित की गई थी कि जिस किसी भी लड़की का नया विवाह हुआ वो लड़की अपने मायके में वृक्ष जरूर लगा के जाएगी। इसीलिए तो इस आंदोलन में जो मैत्री शब्द है ना, इस मैत्री शब्द का अर्थ क्या होता है? इस मैत्री शब्द का अर्थ मायका होता है। क्या होता है? मायका होता है। इसीलिए इस आंदोलन को मायका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं अगले आंदोलन की, और अगला आंदोलन है आपका खिजड़ली आंदोलन। देखिए आप सभी विद्यार्थी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप सभी को इसका तो पता ही होगा, क्योंकि ये जो खिजड़ली आंदोलन है ये अपने राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित है।
देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, जोधपुर के खिजरली गांव में विक्रम संवत 1787 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को रमाबाई बिश्नोई की पत्नी अमृता देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है ना। आगे इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 363 लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया था। कितने लोगों ने? 363 लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं आर्द्रभूमि की और उसके संरक्षण की। देखिए आर्द्रभूमि क्या होती है तथा उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आर्द्रभूमि या जलग्रस्त भूमि के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऐसे क्षेत्र जिनमें वर्ष भर पानी का जमाव रहता है अथवा वर्ष के 12 महीनों में से, कितने महीनों से? 12 महीनों में से मैक्सिमम महीने यानी कि 10 महीने 9 महीने पानी का जमाव रहता है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र या फिर जलग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, आर्द्रभूमियां अधिकतर नदियों वाले क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? नदियों वाले क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। आगे लिखा हुआ है, ये जलग्रस्त वाले जो क्षेत्र होते हैं लगभग 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हो सकते। कितने मीटर से? 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हो सकते। ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं हम जलग्रस्त या फिर आर्द्रभूमि की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, उन विशेषताओं को देख लेते हैं एक दृष्टि से। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जीव जंतुओं तथा कीट पतंगों पेड़ पौधों का निवास स्थान होती है। किन किन का निवास स्थान होती है? जीव जंतु, कीट पतंगों तथा पेड़ पौधों का निवास स्थान। अगला पॉइंट है, ये नए पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करती हैं तथा जहरीले तत्वों को नष्ट कर देती हैं। इसी कारण इस भूमि को प्रकृति का गुर्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्द्रभूमि वाले क्षेत्रों को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, ये भूमि नदियों में गाद नहीं जमने देती। क्या नहीं जमने देती? गाद नहीं जमने देती। ये इसकी विशेषता होती है आर्द्रभूमियों की, यानी कि नम वाले क्षेत्रों की। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है, बाढ़ को रोकती है तथा कटाव को कम करती है। बाढ़ को रोकती है और साथ में क्या करती है? जो आपका मिट्टी का कटाव होता है, उपजाऊ मिट्टी, तो उसकी कटाव को क्या करती है? कम करती है, उसको भी रोकती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी रामसर सम्मेलन करवाया था, लेकिन वो मैंने आपकी भूमिका को मजबूत बनाने के लिए करवाया था, क्योंकि रामसर सम्मेलन आपकी आर्द्रभूमियों वाला टॉपिक है। ठीक है ना। इसलिए हम इसको इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि इसके तहत भारत को समझौते में 1982 में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 1982 में। यदि हम बात करें रामसर सम्मेलन की, तो ये रामसर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये 1975 में आयोजित किया गया था। ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि 1987 में भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भारत में? 1987 में। और इसमें आगे लिखा है कि इसमें कुल 24 राज्यों की 103 आर्द्रभूमियों को संरक्षण के लिए चुना गया था। कितनी आर्द्रभूमियों को? 103 आर्द्रभूमियों को। ठीक है ना। आगे बात करते हैं आर्द्रभूमियों के प्रकार की। तो देखिए आर्द्रभूमियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब कौन कौन सी थी वो समझ लीजिए। पहली तो होती है आपकी मानव निर्मित आर्द्रभूमि, दूसरी होती है आपकी अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, और तीसरी होती है आपकी तटवर्तीय आर्द्रभूमि। देखिए इनको समझाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको नाम से पता चल गया होगा कि मानव के द्वारा निर्मित होने वाली अंतर्देशीय आर्द्रभूमि और तटवर्तीय यानी तटों पर पाई जाने वाली। और अंतर्देशीय कहने का मतलब होता है कि यानी कि ऐसी आर्द्रभूमि जो देश के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र पर देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली आर्द्रभूमि से संबंधित रामसर स्थल क्षेत्र या फिर रामसर साइटें कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि भारत में वर्तमान में कुल 40 क्षेत्रों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। कितने क्षेत्रों को? 40 क्षेत्रों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। देखिए यदि हम बात करें 2019 की, तो 2019 में लगभग आपके 27 क्षेत्रों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। यदि हम बात करें 2020 की, तो 2020 में लगभग आपके 42 क्षेत्रों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था, यानी कि प्लस 15 और कर दिए गए थे। ठीक है ना। यदि हम बात करें 2021 की, तो लगभग 2021 में आपके 4 क्षेत्र और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आपके 40 क्षेत्रों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। जो आपके 2021 में जो वर्तमान में जो 4 क्षेत्र बढ़ाए गए हैं, जो नए 4 क्षेत्र हैं, मैंने आपको लिखा दिए हैं अलग से कि नए 4 क्षेत्र कौन कौन से बढ़ाए गए हैं। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एक एक रामसर स्थल को, यानी कि जो आपके 40 रामसर स्थल है वो कहाँ पर है, यानी कि किन किन प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए रामसर स्थल लिख रखा है, यानी कि रामसर स्थल का नाम क्या है, और साथ में मैंने आपके लिए यहाँ पर राज्य का नाम लिख रखा है, यानी कि कौन कौन से राज्य में वो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। देखिए इनमें सबसे पहला आता है आपका कोलेरू झील। कौन सा आता है? कोलेरू झील। कोलेरू झील आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। कहाँ देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला आता है आपका गहरवील। तो गहरवील कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको असम में देखने को। ठीक है ना। कहाँ पर है? असम में। ठीक है। आगे बात करते हैं नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की, धौल झील अभ्यारण्य की, और एक है आपका वाधवाना। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये आपको तीनों को तीनों गुजरात में देखने को मिलते हैं। यानी कि गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं? 3 रामसर स्थल हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका चंदेटर वेटलैंड और पोंगबान और रेडका, यानी कि 3 आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले रामसर साइट की। तो अगली रामसर साइट है आपकी होगेरा, सोरेनसर, और एक है आपकी मानसर वुलर झील। ये चारों को चारों देखने को कहाँ मिलेंगे? आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। कहाँ देखने को मिलेंगे आपके लिए? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगली है आपकी तसो मोरेरी या फिर तसोकर लेक। तसो मोरेरी या फिर तसोकर लेक एक ही बात है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? लद्दाख में देखने को मिलेगी, और ये आपकी 42वीं रामसर स्थल या फिर रामसर
साइट है, ठीक है ना। इसके बाद अगली आती है आपकी अष्टमुंडी वेम्बनाथ और ये क्या आपकी कोल संस्तम कोटा। ये कोल संस्तम कोटा एक ही है, ठीक है ना भाई, याद रखना इस चीज़ को, कोल संस्तम कोटा एक ही है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी केरल में, ठीक है ना। कहाँ पर देखने को मिलेगी, केरल में, यानी कि केरल में टोटल मिलाकर कितनी है, केरल में आपकी 3 रामसर स्थल हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भोज की, तो भोज कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपकी भोज मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में। और लोकटक कहाँ पर देखने को मिलेगी, लोकटक मिलेगी मणिपुर। भीतरकनिका और चिल्का झील ये दोनों के दोनों कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपको उड़ीसा में, ठीक है ना। देखिए यदि आप रामसर स्थलों को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप मेरे लिए कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो ट्रिकों की लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे रामसर स्थल ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, ठीक है ना। यदि आप इसको रटकर याद करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो 1-2 बार जो है बार देख लेना, तो आपको ये रट के ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप रटकर याद करना चाहते हो तो आप इसको रट लेना, यदि आप ट्रिकों के माध्यम से इसको याद करना चाहते हैं तो आप मेरे लिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अगला पार्ट जो है ट्रिकों का डाल दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले रामसर साइटों की तरफ। तो अगली रामसर साइट है आपकी हरिके झील, उसके बाद आती है कंजली झील, उसके बाद आती है रोपड़, फिर है आपकी केशवपुर, फिर है आपकी मियानी कम्युनिटी रिजर्व। देखिए मियानी कम्युनिटी रिजर्व आपकी एक रामसर साइट है। उसके बाद बात करते हैं नांगल वन्यजीव अभयारण्य। देखिए नांगल वन्यजीव अभयारण्य आपकी एक रामसर साइट है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं रूपनगर अभयारण्य की। तो ये सारी के सारी रामसर साइट कहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपकी पंजाब में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की रामसर साइटों की। तो देखिए राजस्थान की रामसर साइट कौन कौन सी है, एक है आपकी सावर झील और एक आपकी केवलादेव वना पक्षी विहार, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम त्रिपुरा की रामसर साइटों की। तो देखिए त्रिपुरा की कौन कौन सी है, त्रिपुरा की है आपकी रुद्र सागर झील। कौन सी है, त्रिपुरा की रुद्र सागर झील, यानी कि त्रिपुरा में सिर्फ एक है। अब देखिए यूपी के अंतर्गत कौन कौन सी रामसर साइट आती हैं, इसके अंतर्गत पहली ही आती है आपकी इटावा सरोवर, उसके बाद है गौड़ा सरसई नावर झील, अर्गा पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी पार्वती, उन्नाव समन पक्षी अभयारण्य एक ही है, याद रखना उन्नाव समन पक्षी अभयारण्य। उसके बाद आता है आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, फिर है आपका हरदई समरपुर पक्षी अभयारण्य, नरौरा पक्षी अभयारण्य, उसके बाद आता है आपका ऊपरी गंगा नदी पक्षी अभयारण्य। तो ये सारे के सारे आपके रामसर स्थल देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, यूपी में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली रामसर स्थलों की। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक मिलता है आपका पूर्वी कलकत्ता क्षेत्र और एक मिलता है आपका सुंदरवन, यानी कि पश्चिम बंगाल में आपके 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका महाराष्ट्र में पाई जाने वाली रामसर साइटें, एक है आपकी नंदूर मंदवेश्वर, एक है आपकी नासिक लोनार झील, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की आपकी आसन, बिहार की आपकी कवरताल और हरियाणा की आपकी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना, यानी कि हरियाणा में आपके 2 देखने को मिलते हैं। अब देखिए मैंने इसके अंतर्गत आपके लिए एक नोट लिखा रखा है, वो नोट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है भारत के हाल ही में 4 नए जोड़े गए रामसर स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से रामसर स्थल हैं जो भारत के हाल ही में 4 जोड़े गए हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में 4 रामसर स्थल नए जोड़े गए जो 2021 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 2021 में जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका थोलझील वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात का था। अगला है आपका बदावना रामसर स्थल जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद अगला आता है आपका बिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, यह है आपका हरियाणा का। और इसके बाद अगला आता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ का है, ये आपका हरियाणा का है, ठीक है ना। अब देखिए रामसर स्थल की अगर बात करें यानी कि आर्द्रभूमि की, तो आर्द्रभूमि को नष्ट होने के कारण कौन कौन से, यानी कि किस कारण से आर्द्रभूमि नष्ट होने के कगार पर है, ठीक है ना। यदि हम बात करें आर्द्रभूमि के नष्ट होने के कारण की, तो यानी वेटलैंड, आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है, वेटलैंड। तो वेटलैंड नष्ट होने के प्रमुख 2 कारण है। कौन कौन से 2 कारण है, एक तो है आपका मानव जनित कारण, एक है आपका प्राकृतिक कारण, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मानव जनित कारण की। तो देखिए मानव जनित कारण के अंतर्गत क्या आता है, इसमें लिखा हुआ है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण वेटलैंड नष्ट होने के कारण निम्न है। अब देखिए कौन कौन से कारण जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण वेटलैंड नष्ट होने के कगार पर आ गई है। तो इसमें सबसे पहला आता है मच्छर नियंत्रण करना, यानी कि आजकल क्या करती है जनरेशन, मच्छरों को मारने की दवा लेके आती है, यानी कि मच्छरों को मारने के लिए बहुत सारी कॉलोनियों में जो छिड़काव किया जाता है अलग अलग गैसों का या फिर अलग अलग जो है रसायनों का छिड़काव किया जाता है। देखिए मच्छर भी आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कीट पतंग पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे के सारे मिलकर के आर्द्रभूमि साथ में चलती है, तो ये सारे के सारे मिलकर के आर्द्रभूमि युक्त यानी कि रामसर स्थल युक्त क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, मच्छरों पर नियंत्रण करना। अगला है आपका वन प्लस कृषि हेतु जल निकासी करना। इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ जिन क्षेत्रों में जल जमा हो जाता है तो उन्हीं क्षेत्रों में तो आपकी आर्द्रभूमि बनने की संभावना होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं जहाँ पर जल जमा होता है ना वहाँ पर खड्डा खोद खोद के एक नाली से निकाल करके वहाँ पर जो अपना कृषि वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर अपना नज़दीकी क्षेत्र होता है, जहाँ पर हम कृषि करते हैं वहाँ पर उस जल को ले आते हैं तो उस जल का उपयोग करने लगते हैं, ठीक है ना। ये हमको नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी आर्द्रभूमि नष्ट होने के कगार पर आ जाती है, ठीक है ना। अगला है इसका अवैज्ञानिक मत्स्य पालन करना। उसके बाद है आपका बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंध करना या फिर बांध रोकना या फिर अन्य अवरोधकों का निर्माण करना। उसके बाद अगला आता है आपका खनिज पदार्थों के लिए वेटलैंडों का खनन करना, यानी कि बहुत सारे जो वेटलैंड ऐसे हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ देखने की संभावना मिलती है, लेकिन लोग क्या करते हैं वहाँ पर खनिज पदार्थों को निकालने के लिए वहाँ पर खनन करना चालू करते हैं, जिसके कारण हमारी जो आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं हमारे प्राकृतिक कारण कौन कौन से। तो देखिए प्राकृतिक कारण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए इन कारणों को आप पढ़ लेना, क्योंकि कारणों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वीडियो के एग्जाम में तथ्य वाले फैक्ट भी आते हैं। यहाँ पर फैक्ट लिखे होते हैं, इनमें से कौन सा फैक्ट सही है कौन सा फैक्ट गलत है ये आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। प्राकृतिक कारणों में सबसे पहला है आपका अवतरण, उसके बाद आता है समुद्री जल स्तर का बढ़ना, सूखा, हरिकेन तथा अन्य चक्रवात, अपरदन, फिर है आपका जैविक प्रभाव, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे कारण है, आपके प्राकृतिक कारण है, जिसके कारण हमारी जो आर्द्र भूमि है वो नष्ट होने के कगार पर आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है संरक्षण के उपाय तथा रणनीतियां, यानी कि आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए हमको कौन कौन सी रणनीतियां जो है अपनानी चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए। देखिए इसके अंतर्गत पहला लिखा हुआ है संरक्षण करना, यानी कि हमको आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद प्रबंधन करना चाहिए, साथ में उनकी निगरानी भी रखनी चाहिए। उसके बाद अगला है व्यापक इन्वेंट्री करना, यानी कि हमको लोगों को ये बताना चाहिए कि इसके क्या सदुपयोग है और इसको हमको क्यों नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसका अगला है विधान लाना, यानी कि हमको कुछ ऐसे विधि विधान लेके आने चाहिए जिससे लोगों को आर्द्र भूमियों को नष्ट करने से डर लगे, यानी कि उनके लिए दंडनीय अपराध जैसे इस तरह के हम विधान लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। देखिए ये आपका आर्द्र भूमि वाला चैप्टर तो होता है फिनिश, उसके बाद इसी के अंतर्गत यानी कि आपका जो भारत का पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंतर्गत अगला चैप्टर आता है आपका पर्यावरण प्रदूषण, या फिर ऐसा समझ लीजिए अगला टॉपिक है आपका पर्यावरण प्रदूषण। देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपके लिए पहले ही करवा रहा हूँ, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, वो मैंने आपके लिए लिखा दिए, ठीक है ना। देखिए पर्यावरण प्रदूषण की यदि अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है कि प्रदूषण शब्द अंग्रेजी के पॉल्यूशन शब्द का अनुवाद है, जो कि लैटिन के पोल्यूटस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। क्या होता है, दूषित करना होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। ठीक है, मानव के कार्य के द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास अर्थात पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लेना एक दो बार यदि आप इसको देखोगे और समझ लोगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रदूषक की। प्रदूषक क्या होते हैं, जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक है आपका अपघटनीय प्रदूषक और एक है आपका अनअपघटनीय प्रदूषक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपघटनीय प्रदूषकों की। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर के अपने जहरीले प्रभाव को खो देते हैं क्या कहलाते हैं, अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पलों की, तो आपका वायुमल हो गया, आपका कूड़ा करकट हो गया, इनमें क्या करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इनको अपघटित कर देते हैं और इनका जो जहरीला जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनअपघटनीय पदार्थों की। देखिए अनअपघटनीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं क्या कहलाते हैं, अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, डीडीटी, फिनोल, ये सारे के सारे कैसे पदार्थ हैं, ये अनअपघटनीय पदार्थ है, ठीक है ना। इनको हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है अपघटित नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला है आपका प्रदूषण के प्रकार। देखिए प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं वायु प्रदूषण, यानी कि जो प्रदूषणों के प्रकार में आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस प्रकार के जो है प्रदूषण के प्रकार होते हैं। तो इनमें सबसे पहला प्रकार है आपका वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण भी निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आपका अचल दहन स्रोत। अचल दहन स्रोत क्या कहलाता है, अचल दहन स्रोत का कहने का मतलब है ईंधन को किसी स्थान विशेष पर जलाना क्या कहलाता है, अचल दहन स्रोत कहलाता है। जैसे कि हम बात करें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल है आपका जीवाश्म ईंधन हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ। तो वहाँ पर क्या देखिए यदि हम ईंधन को किसी विशेष स्थान पर जला देते हैं तो वहाँ पर यदि वो दफन रहता है तो वहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, जीवाश्म ईंधन का या फिर कोयले का या फिर पेट्रोलियम का, ऐसा है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जैसे कि आपका ईंधन वाला चित्र हो जहाँ पर कोयले की खान हुई, यदि कोयले की खान में यदि बाय द वे आग लग जाती है तो वहाँ पर सर्वाधिक क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो यही वायु प्रदूषण कहलाता है। या फिर आपको सपोज कीजिए कोई पेट्रोलियम पदार्थ वाला चित्र है, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ का जो यदि वहाँ पर पेट्रोल फैल जाता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो पेट्रोल जो है वायु में उड़ के जाएगा। तो वायु में उड़ के जाएगा तो क्या करेगा, वायु को प्रदूषित करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे के सारे पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, अचल दहन स्रोत कहलाते हैं। किसके, वायु प्रदूषण के अचल दहन स्रोत, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं चलायमान दहन स्रोतों की। देखिए चलायमान दहन स्रोत क्या होते हैं, जब दहन स्रोत चलायमान या गतिशील होता है तो क्या कहलाता है, चलायमान दहन स्रोत कहलाता है। यानी कि ऐसे दहन स्रोत जो चलायमान होते हैं या फिर गतिशील होते हैं क्या कहलाते हैं, चलायमान दहन स्रोत कहलाते हैं। और क्या करते हैं, वायु में प्रदूषण करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गए जैसे कि आपकी मोटर वाहन हो गए, मोटर वाहन चलते रहते हैं और वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं। हवाई जहाज हो गए, हवाई जहाज चलते रहते हैं, वायु को क्या करते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं। अगला इसका प्रकार है ओजोन क्षय करना। जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो क्लोरोफ्लोरो यानी कि सीएफसी की वजह से तो हो रहा है। तो सीएफसी की वजह से क्या होना, ओजोन परत का क्षय होना, ये किसका, ये प्रमुख कारण होता है, किसका, वायु प्रदूषण का, ठीक है ना। आगे हम बात करें औद्योगिक स्रोतों से जो है वायु प्रदूषण, औद्योगिक स्रोतों से कैसे हो सकता है। उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड आदि कड़कीय पदार्थ निकल करके वायु में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रदूषण को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। किनके द्वारा, उद्योगों के द्वारा वायु प्रदूषण होना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया था तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।